हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हमने पिछली वीडियो में इस एनसीईआरटी की बुक का इंडेक्स देखा था। तो उसमें पहला चैप्टर क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आज हम पहले चैप्टर को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप 1947 में क्या हुआ था, हमारा भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे देश में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहली बात तो क्या कि देखो हम आज़ाद हुए थे 1947 में, लेकिन इसके साथ ही क्या हो गया था, भारत का बंटवारा हो गया था। क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। ठीक है, देखो आज़ादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया, तो बंटवारे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। उस टाइम पर क्या सिनेरियो रहा, क्या वहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में क्या था, देखो भारत, जब भारत बनने से पहले, भारत, आज का भारत बनने से पहले क्या था, देसी रियासतों में बटा हुआ था। देसी रियासतें थी हमारे देश में। आप जानते हैं देसी रजवाड़े हुआ करते थे, राजा थे, महाराजा थे। तो उनकी क्या है, छोटी छोटी काफी सारी रियासतें थी। ये रियासतें लगभग 500 से ऊपर थी। हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो इन रियासतों को भारत में क्या करना था, इनको विलय करना था या अलग रखना था। तो ये प्रॉब्लम भी हमें उस टाइम पर सॉल्व करनी थी। देखो भारत बनता कैसे, भारत क्या है, भारत इन्हीं रियासतों से मिलकर ही तो बना हुआ है ना। भारत में क्या है, रियासतें ही तो है। भारत ऐसा तो है नहीं कि अकेला कुछ भी बन गया हो, या भारत जैसे कि अलग जगह कोई अलग भूखंड पे हो, नहीं ना, इन्हीं रियासतों से ही भारत बना था। जैसे कि आप देखते थे अजमेर रियासत थी, है ना, अपने एमपी में भी थी। इसी प्रकार रियासतों का जो मसला था वो भी हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बंटवारा हो गया। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम से हमने बट लिया। उसके बाद में क्या हुआ, देशी रियासतों का इशू भी हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ गाइस, कि हमारे देश में भाषाओं को लेकर प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग, जाति के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। ठीक है, तो और उनकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो भाषाओं को लेकर एक मुद्दा खड़ा हुआ था। तो तीन चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले जो बंटवारा हुआ उसको लेकर, देशी रियासतों के विलय को लेकर, उसके बाद में भाषाओं को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, नए राष्ट्र राज्य की चुनौतियां। तो ये हम देखो, हमने बुक इसलिए ली है, हम बुक के ऊपर ही ओवर राइटिंग करेंगे, जिससे आपको मालूम हो कि हमने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, और आपको बुक पढ़ने का भी एक आइडिया लगे कि हमारे पास बुक है, हम बुक से ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम इसकी स्लाइड बनाकर भी इसको 5-10 मिनट में फिनिश कर सकते थे, बट हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना। आप इसको इस प्रकार पढ़ें कि जब आप मेंस भी लिखो ना, तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो। यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो आप देखिए 1947 में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था। ठीक है, कब हो गया था, 1947 में, ये हम सब जानते हैं। 14-15 की मध्यरात्रि को, मध्यरात्रि में हुआ, 12 बजे के आसपास मान लीजिए, आधी रात को, तो हम उसको 15 बोलते हैं, और पाकिस्तान वाले उसको क्या बोलते हैं, 14 बोलते हैं। 14 तारीख, जैसे 14 तारीख को रात के 12 बजे मध्यरात्रि हुई, तो हमारे, हम क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट डे मान लेते हैं, वो पीछे की तरफ जाते हैं। तो उनके यहाँ 14 होता है, हमारे यहाँ 15 होता है। क्या हो गया, भारत का भारत आज़ाद हो गया इस दिन। ठीक है, और साथ में ही उसका बंटवारा हो गया। तो इस समय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहाँ से एक फैक्ट मिला, फर्स्ट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने संविधान सभा के विशेष सत्र को क्या किया, संबोधित किया था, और एक प्रसिद्ध एक भाषण दिया, जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये इसका नाम है। तो ये हमें याद रखना, ये किसने दिया ये भाषण, कभी कभी आ जाता है। तो ये भाषण दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि भारत जो आज़ाद हुआ, लेकिन उसका बंटवारा हुआ। बंटवारा क्यों हुआ,
तो आप देखेंगे कि भारत में क्या हुआ था, एक द्विराष्ट्र का सिद्धांत आ खड़ा हुआ था कि भारत में द्विराष्ट्र का, कि भारत आजाद होगा लेकिन द्विराष्ट्र बनेगा, दो राष्ट्र बनेंगे उसके। और ये किसने किया? ये मुस्लिम लीग ने किया था। आप जानते हैं ना, मुस्लिम लीग थी जिसको कौन लीड कर रहा था? जिसको जिन्ना लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण भारत का विभाजन हो गया। अब इसके बाद में 3 चुनौतियां भारत के सामने आई। तो पहली चुनौती क्या थी कि देखो, हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो कि एकता के सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चुनौती थी क्योंकि विभाजन हो रहा था, एक साइड हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे थे, है ना, और हमारा क्षेत्र भी अलग हो रहा था, कुछ लोग की संस्कृति अलग थी, विविधता थी, बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले तो हमें क्या करना था? आपस में एकता रखना था। ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चुनौती क्या थी कि हमें लोकतंत्र कायम रखना है। क्या? लोकतंत्र, यानी कि हम हमारे जितने भी जो नेता थे, नेशनल मूवमेंट के नेता थे, सब क्या थे? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, वो लोकतंत्र को कायम रखना चाहते थे। ठीक है, और हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भी आप देखते हैं डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन संविधान बाद में बना। लेकिन उस टाइम पर हम क्या चाहते थे कि हम हमेशा लोकतांत्रिक देश रहे, हम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहे। ठीक है, इसीलिए तो आप देखेंगे कि संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, वोटिंग का राइट हमको मिला हुआ है, हमारे यहाँ संसद है, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, आप जानते हैं सारी चीजें। तो हम दूसरी चुनौती हमारे यहाँ क्या थी कि हमें लोकतंत्र बना के रखना है। और हमारे यहाँ तीसरी चुनौती क्या थी कि हमें एक ऐसा विकास करना है जिससे सबका भला हो। क्या? सबका भला हो। तो देखो, हमारे पास क्या थी? 3 चुनौतियां थी। ठीक है, आजादी के समय हमारे पास 3 चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती क्या थी कि हमें एकता अखंडता को कायम रखना है। ठीक है, और ये देखिए, आज आपको सुनने में ये काफी काफी छोटा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम पर ये एक बहुत बड़ा इशू था। क्यों? क्योंकि देखिए, विभाजन हो गया था, हिंदू मुस्लिम अलग हो गए थे, है ना। हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से हिंदू कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान में इंडिया से कौन? मुस्लिम्स जो थे ना, वो कहाँ जा रहे थे? पाकिस्तान में जा रहे थे। ठीक है, तो एक अखंडता होना बहुत जरूरी। पहले तो क्या था, देखो, सब रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनकी कल्चर भी अलग था, भाषा भी अलग थी, तो भी कोई इशू नहीं था। बट अभी आज़ादी के बाद क्या हुआ, सब एक ही भारत में समाहित हो गए। इसकी एकता को बनाए रखना बहुत बड़ा इशू हो गया था। दूसरा, लोकतंत्र को हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद में विकास के, देखिए, हम जब आजाद हुए थे ना, तो हम काफी गरीब देश थे। अंग्रेज हमें काफी गरीब करके गए, हमारे साथ में हमारे पास वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के गए थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम वाली प्रॉब्लम, विभाजन की प्रॉब्लम, दंगे फसाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ के गए थे। तो हमें क्या करना था? एक ऐसा डेवलपमेंट करना था, अपने अपने देश को आगे बढ़ाना था जिससे सबका भला हो। ठीक है, यानी कि जो सभी समाज में सभी लोगों का भला हो। किसका? सबका भला हो। ठीक है, देखिए, आपने संविधान में देखा होगा कि हमने नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किए हुए हैं। उसमें स्टेट को बोला जाता है कि आप ऐसा करो, है ना, तो आप सामाजिक न्याय दो, राजनीतिक न्याय भी दो लोगों को, और उनको हर चीज प्रोवाइड कराओ, यानी कि कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको फायदा हो, गरीबों को फायदा नहीं हो, है ना। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब विभाजन के बारे में उन्होंने एक डिटेल में सारी चीजें दी हैं कि विभाजन हुआ था तो 2 राष्ट्र बन गए थे, भारत बन गया था और पाकिस्तान बन गया था। ठीक है, अब क्या हुआ? विभाजन हो गया। अब विभाजन के बाद में प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी। अब विभाजन किस सिद्धांत पे हुआ था? हमारे जो नेता थे, इंडिया में जो नेता थे, जैसे नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, ये सब तो विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन किस देवराष्ट्र का सिद्धांत दे दिया था? किसने? मुस्लिम लीग ने। मैंने आपको भी ऊपर बता दिया था, मुस्लिम लीग ने क्या किया? देवराष्ट्र का सिद्धांत दिया। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? जिन्ना थे। तो वो क्या चाहते थे कि देखिए, यदि भारत आजाद हो गया, ठीक है, यदि भारत आजाद हुआ, तो मुस्लिम क्या थे? संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, तो उनको डर था कि हिंदू जो है ना उनको परेशान करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आजाद होंगे लेकिन हमें अलग देश चाहिए। तो अलग देश बन गया था। ठीक है, अब विभाजन की जो प्रक्रिया हुई थी, इसमें देखिए थोड़ी प्रॉब्लम्स रही। सबसे पहली तो ये थी कि जो रियासतें थी ना, देखो, बोला गया था कि इंडिया और पाक दोनों अलग बन जाएंगे। ठीक है,
देखो इंडिया और पाक कौन सा बनेगा, जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश जो थे ना उस टाइम पे। देखो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया देखिए, हमें कुछ इंडिया ऐसा बनाना पड़ेगा, ये इंडिया है बट हमें ये भी बनाना पड़ेगा पाकिस्तान, ठीक है, ये भी इंक्लूड था उस टाइम पर। तो उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, अलग मतलब किसको अलग होना था, यहाँ पे तो रियासतें भी थी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, हम देखिए कहीं कहीं ऐसे ब्रिटिश प्रांत थे यहाँ, और कहीं कहीं पर रजवाड़े थे, यानी कि रजवाड़े ब्रिटिश प्रांत दोनों चीजें थी यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि इंडिया पाकिस्तान के बाद में जो रियासतें रहेंगी, रियासतें, उनको छूट रहेगी कि या तो वो इंडिया और पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो क्या है, स्वतंत्र रहें। रियासतें कैसी रहें, स्वतंत्र रहें, यानी कि उनको ना इंडिया में मिलना, उनको पाकिस्तान में मिलना, ना हम भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में, हम तो क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, ऐसा था उनका। तो ये तीन चीजें हो गई। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो मुसलमान वाले इलाके थे, ठीक है, मुसलमान वाले जो इलाके थे वो सब कहाँ जाके, देखिए ये नीचे क्या है ना, ये बांग्लादेश, इसलिए मैंने मैं पैसा बनाया, इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो एरिया बनाया है क्या है, नीचे बांग्लादेश, हालांकि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन ये बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अब आप देखिए, हाँ मैं एक और मैप ड्रॉ करती हूँ, देखो एक मिनट ना, थोड़ा कलर चेंज करूँ। ये जो एरिया बनाया है ना, इसमें बांग्लादेश इंक्लूड है, और ये देखिए ये है पाकिस्तान। अभी मैं उसको हमारा पाकिस्तान बोलने वाली थी, हाँ वैसे हमारा ही है, ठीक है। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ इंडिया था, है ना, ये नीचे बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे गए जहाँ पे क्या था, उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत है ना, जहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं, वो बन जाएंगे क्या, पाकिस्तान। तो मुस्लिम देखो इस एरिया में ज्यादा थे, और दूसरा मुस्लिम इस एरिया में ज्यादा थे, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि ये जो एरिया है ना, ये पश्चिम वाला, ये वेस्ट वाला एरिया, और ये ईस्ट वाला एरिया, ये दोनों ही पाकिस्तान बन गए। यानी कि इन दोनों को मिला के पाकिस्तान कहते थे, ये दोनों क्या थे, पाकिस्तान थे, यानी कि ईस्ट में पाकिस्तान, सॉरी इधर ये वेस्ट में पाकिस्तान, इधर ये ईस्ट में पाकिस्तान, ठीक है। और बीच में क्या था, ये बीच में क्या था, बीच में था हिंदुस्तान, ऐसे, ठीक है। तो पाकिस्तान का एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, लेकिन बन गया वो पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ मुस्लिम संख्या ज्यादा थी, ठीक है। अब देखो एक नेता थे, मुस्लिम नेता, उनका नाम था, अ, उनको सीमांत गांधी बोलते थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कभी देखो ऑब्जेक्टिव में यदि आए खान अब्दुल गफ्फार खान किसे बोलते हैं, तो सीमांत गांधी। ये क्या थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे, ठीक है, यानी कि इसी रीजन के नेता थे ये, कौन से, वेस्ट साइड के ही थे। लेकिन ये जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे, खिलाफ थे। ये इम्पोर्टेंट है काफी, ये इसके खिलाफ थे। यानी कि मुस्लिम नेता होकर भी विभाजन के खिलाफ होना कितनी बड़ी बात है, वो काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, तो आपको ये नोट करना है, ठीक है। किसके विभाजन के खिलाफ थे, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तो फिर भी बन गया। अब देखिए, अब क्या था, अब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान आपको पता है दो जगह बन गया, बीच में उसके हिंदुस्तान आ रहा है, लेकिन ठीक है, और उनको चलना है, लेकिन कब तक चलते हैं आपको पता है, ये कब तक ही चल पाएंगे, इनको फिर से 1971 में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश बन गया ये, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर उनको उनकी जिद थी कि नहीं हमें तो बनना है, तो भाई बन जाओ। अब क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, और अब हम देखेंगे इसमें क्या हुआ। अब एक क्या है यहाँ पे इशू था, अल्पसंख्यकों का। जैसे अल्पसंख्यक यानी कि देखो, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक थे, इंडिया में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, ठीक है। इसके अलावा और भी अल्पसंख्यक थे, सिख हो गए, पंजाबी हो गए, सब सिख हो गए, बौद्ध वगैरह ये थे थोड़े बहुत, लेकिन इनको लेके इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। सबसे मेन इशू किसको लेके था, मुस्लिमों को ही लेके लेके था। अब देखिए इनमें आपस में दंगे फसाद हो गए, वहां से यहाँ आ रहे हैं, इधर से यानी कि इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, तो संपत्तियों को लेकर भी इशू हो गया कि जो मुसलमान थे उनको भारत में अपनी संपत्तियां छोड़ के जाना पड़ रही है, हिंदुओं को पाकिस्तान में छोड़ के आना पड़ रही है, तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो विभाजन के परिणाम है, आपको पता ही है कि देखिए ये
ये 1947 का एक फोटो है। ये देखिए ट्रेन कैसे भर के जा रही है, शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन। अब देखिए, अब भारत के मुसलमान वहां पे जाके शरणार्थी हो गए, वहां के यहाँ पर आके शरणार्थी हो गए। तो एक बहुत ही एक बुरा दौर था हमारे भारत में। लेकिन चलिए, तो अब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें बस यही बताया गया है कि कैसे कैसे लोग परेशान हो गए थे, कैसे एक दूसरे की संपत्ति लोग हड़प रहे थे, है ना। अब हमें अपनी काम की बात देख लेनी है। देखिए, एक और चीज यहाँ पे आप देखिए, महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो क्या है, बहुत दुखी थे। हिंदू मुसलमानों के बीच जो दंगे हुए थे, उनसे बहुत दुखी थे। सांप्रदायिक हिंसा की चोट उनके मन पे बहुत ही गहरी लगी, ठीक है, तो उसमें ये शामिल नहीं हुए थे। और आपको मालूम है कि एक दिन जब वो प्रार्थना सभा में थे, तो 30 जनवरी 1948 के दिन किसने, नाथूराम विनायक गोडसे, इनका पूरा नाम है, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को गोली मार दी थी। इनको क्या बोलते थे, इनको हिंदू अतिवादी बोलते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को गोली मार दी थी। तो गांधी जी की डेथ का टाइम कभी आ जाए तो क्या रहेगा, 30 जनवरी 1948 रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आया रजवाड़ों का विलय करना, ठीक है। मैंने बोला था ना कि रजवाड़ों को विलय करना पड़ेगा। देखो, अंग्रेजी शासन तो तब भारत में चल ही रहा था, ठीक है। जैसे ये एक्चुअली में क्या, इस पेंसिल से भी थोड़ा सा ड्राइंग मेरी खराब हो जाती है, लेकिन ठीक है, साथ में पाकिस्तान भी बनाना है तो बहुत मजा आ रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये रजवाड़े हो गए, और है ना, और कुछ यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत हो गई ये। तो जब अंग्रेज थे तो उस टाइम पर भी क्या होता था, रजवाड़े जो थे कुछ स्वतंत्र थे, अपने कुछ आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहते थे। तो ब्रिटिश प्रांत जो ज्यादातर थे वो तो भारत पाकिस्तान में मिल ही गए थे, लेकिन एक तिहाई क्या थे, रजवाड़े थे उस टाइम पर, एक तिहाई, है ना। यानी कि हर 4 भारतीयों में से, हर 4 में से कोई एक, यानी कि 1 2 3, ये 4th नंबर का व्यक्ति किसी न किसी रजवाड़े से संबंधित होता था, या किसी रजवाड़े की प्रजा होता था। तो एक तिहाई रजवाड़े थे। तो देखिए, क्या इन्होंने बोला, कितनी थी, 565 थी रजवाड़ों की संख्या। ये कब, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है उसी टाइम का है ये, इतनी थी इनकी संख्या। देख सकते हैं आप, ये कुछ रजवाड़े हैं, है ना। जैसा कि अभी मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया था, तो देखिए, जैसे ये ब्लू देख रहे हो आप, ये क्या है, रियासत है, रजवाड़े हैं, और ये ब्रिटिश प्रांत है। तो मैंने बोला ना कि बीच बीच में उनमें रजवाड़े थे, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। देखो, दिल्ली हो गया संयुक्त प्रांत, बनारस, बिहार, बंगाल, ये ब्रिटिश प्रांत हो गए, है ना। राजपूताना हो गया, गुजरात, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र हो गया, रजवाड़े हो गए, हैदराबाद की ये रियासत है, मैसूर की रियासत हो गई। पाकिस्तान में अब देखिए, बलूचिस्तान राज्य, वही वाला बलूचिस्तान जो आजकल बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए है, ये वही बलूचिस्तान है, ठीक है। और ये कुछ पंजाब की रियासतें हो गई। ये सब क्या है, कुछ रियासतें हैं और कुछ ब्रिटिश भारत है। तो बुक को पूरा रखने का यहाँ पे मतलब यही था कि आपको हर एक चीज समझ में आए जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखिए, आप ये मैप थोड़ा इसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अ, अब ये रजवाड़े थे, ठीक है। तो अब इन्होंने, अभी तो क्या हुआ, इनको एक चीज मिल गई थी, क्या तो भारत में मिल गई, या पाकिस्तान मिल गई, या आप अपने आप को आजाद भी रख सकते हैं, स्वतंत्र भी आप रह सकते हैं। तो सबसे पहले त्रावणकोर के जो राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने क्या बोला कि मैं तो आजाद ही रहूंगा भैया, है ना। सबसे पहले किसने बोला, इन्होंने बोला, त्रावणकोर के राजा ने बोला कि मैं तो आजाद ही रहूंगा। और फिर दूसरे दिन, अब एक को देख के दूसरा तो हो ही जाता है ना रेडी। तो फिर क्या हुआ, हैदराबाद के निजाम जो थे, उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं भी आजाद रहूंगा, ना मुझे इंडिया में मिलना, ना मुझे पाकिस्तान में मिलना, मैं तो अलग ही रहूंगा। लेकिन देखिए, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब हम देख सकते थे छत्तीसगढ़ और कुछ डेटा दी, उड़ीसा में क्या था, देखो 26 रियासतें थी, छत्तीसगढ़ में 15, सौराष्ट्र में 14, और 119 छोटे रजवाड़े थे। भाई इतनी रियासतें थी देश में, क्या होता है यदि सब आजादी रहने का सोच लेंगे तो, है ना।
तो फिर इनको थोड़ा समझाया बुझाया। फिर सरदार पटेल जो थी, इन्होंने क्या किया, रियासतों के शासकों को एक पत्र लिखा। यानी कि जो सरदार पटेल जी थे ना, उनको काम सौंपा गया कि आपको रियासतों को क्या करना है, एकीकरण करना है। अरे एक मिनट ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट बस। क्या करना है आपको, रियासतों का एकीकरण करना है, एकीकरण। तो उन्होंने पहले समझाया बुझाया कुछ रियासतों को। तो क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ, देखो 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में ज्यादातर रियासतें, क्या लगभग सभी सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई। ठीक है, जिनको होना था वो सभी शामिल हो गई और एक सहमति पत्र पर उन्होंने साइन की। इस सहमति पत्र को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, 3-4 जो कि भारत में शामिल नहीं हुई थी। एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद, एक कश्मीर, एक मणिपुर। इनका विलय करना थोड़ा कठिन हुआ उस टाइम पर। ये सभी तो हो गई, लेकिन ये 3-4 बच गई थी। तो अब इनको भी बाद में क्या है, विलय कर लेंगे। तो देखिए, कश्मीर के बाद में बारे में डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। सॉरी, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, बाकी का भी हम देखते हैं। सबसे पहले हैदराबाद का देखेंगे, हैदराबाद के साथ क्या इशू था। तो हैदराबाद, देखिए आज का जो हैदराबाद है वो नहीं है, पुराना हैदराबाद है। तो इसके कुछ हिस्से क्या थे, महाराष्ट्र में थे, कुछ कर्नाटक में थे, कुछ इसके हिस्से आज के हिस्से क्या है, आंध्र प्रदेश में भी थे, है ना। तो हैदराबाद का जो शासक था, सॉरी, हैदराबाद का जो शासक था उसको क्या कहते थे गाइस, निजाम कहते थे। ठीक है, निजाम हुआ करते थे और ये काफी ज्यादा अमीर होते थे। ये दुनिया के दौलतमंद लोगों में गिने जाते थे, मतलब काफी अच्छी उनकी पोजीशन होती थी। अब इन्होंने बोला कि हमें तो हैदराबाद को आजाद रियासत रखना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, निजाम के साथ 1947 के नवंबर में भारत के साथ एक समझौता हुआ। भारत के समझौता कौन करने करने वाले होंगे, पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि आपके ठीक है, आप जैसे हो हम आपकी वैसी यथास्थिति रखेंगे। और ये 1 साल के लिए समझौता हुआ था, यानी कि 1 ईयर तक आप यदि स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं तो आप रह लीजिए, कोई इशू नहीं है हमको। ये नवंबर 1947 की बात है। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन अब हैदराबाद में क्या हुआ, आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, लोगों ने निजाम के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू कर दी थी। तो फिर निजाम ने क्या किया, अर्धसैनिक बल होते थे उनके, उन क्या बोलते थे, रजाकार बोलते थे, उनको भेजा। और उन्होंने क्या किया, बहुत दमन किया जनता का, लोगों को मारा पीटा लूटा घसीटा, बहुत ही परेशान किया। और ये सबसे ज्यादा उन्होंने किया किसके साथ, गैर मुसलमानों के साथ। गैर मुसलमान मतलब हिंदू हो गए और अदर लोग हो गए, मुसलमानों को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ उन्होंने किया। क्यों, हैदराबाद के निजाम में क्या था, मुसलमान वहाँ पे ज्यादा थे, मुसलमानों की जो संख्या थी वहाँ ज्यादा थी, और निजाम भी मुसलमानों को ही ज्यादा सपोर्ट करते थे, है ना। तो हिंदुओं के साथ और दूसरे लोगों के साथ उन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया। फिर क्या हुआ, 1948 में सितंबर में ये सब हो रहा है, वहां पे विद्रोह हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। 1948 में फिर भारत सरकार ने अपनी सेना को भेजा। और फिर क्या हुआ, निजाम ने आत्मसमर्पण कर लिया, वो ज्यादा टिक नहीं पाए और हैदराबाद का विलय हो गया। तो इसको कहते हैं कि हैदराबाद का जो विलय है ना, वो गए सैनिक कार्रवाई के थ्रू हुआ, सैन्य कार्रवाई के थ्रू हुआ। ठीक है, अब है मणिपुर। अब आजादी के कुछ पहले क्या हुआ, मणिपुर के महाराजा जो थे उनका नाम है, देखो, बोध चंद्र सिंह। तो आप नाम याद रख लीजिए, बोध चंद्र सिंह कहाँ से रिलेटेड थे, मणिपुर से। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय संघ में रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, अब सहमति पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। तो इनको एक प्रॉमिस किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आपकी आंतरिक स्वायत्तता जो है बरकरार रहेगी, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, जनमत के दबाव में इन्होंने 1948 के जून में चुनाव करवाया और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। कहाँ पे, मणिपुर में। तो देखिए, मणिपुर क्या है, भारत का पहला ऐसा भाग है जहाँ पे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के सिद्धांत को अपना कर चुनाव हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सबसे पहली बार फर्स्ट इलेक्शन कहाँ हुआ, तो ये हुआ मणिपुर में। ये कहाँ हुआ, मणिपुर में। ठीक है,
अब देखिए, मणिपुर की जो विधानसभा थी ना, वो भारत में विलय को लेकर उन लोगों में काफी ज्यादा मतभेद थे, यानी कि जो कांग्रेस है मणिपुर की, वो चाहती थी कि भारत में विलय हो जाए, और लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो इसके खिलाफ थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, भारत सरकार ने महाराजा को जैसे तैसे राजी किया, और 1949 के सितंबर में क्या हुआ, मणिपुर का विलय हो गया भारत के साथ, ठीक है, यानी कि वो भी भारत का पार्ट बन गया। अब देखो, आप एक कार्टून देख सकते हैं, क्या छोटे बच्चों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्टून बनाते हैं बुक्स के अंदर, बट ये है कि हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, हम लोग भागते हैं बहुत ही पता नहीं स्लाइड्स के पीछे, लेकिन जब हम बुक पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा समझ में आता है। देखिए, ये सरदार पटेल जी हैं, तो ये आए हैं इनके पास, रियासत के राजा के पास, बोलते हैं नहीं नहीं महाराजा, आप उठिए मत, नीचे है देखो जनता। तो इसका सेंस क्या है कि आप अपने राज्य में रहिए, हम आपसे आपका राज्य नहीं छीन रहे हैं, आप राजा बने रहिए, हम वो नहीं छीन रहे, बस आप हमको क्या करो, विदेशी मामले दे दो, प्रतिरक्षा और संचार का ये सारा जो वो है, इसके ऊपर कंट्रोल दे दो आप हमको। भाई, विदेशी मामले में आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या हुआ, यानी कि आप दूसरे देश के दूसरे व्यक्ति के साथ में कोई भी निर्णय लेने के लिए फ्री नहीं हो, ठीक है, आप अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो आपकी संप्रभुता तो गई ना, क्या हो गया, संप्रभुता गई, सोवरेनिटी गई, तो आप तो वैसे ही फिर आप रहोगे ही नहीं, कोई राज्य ही नहीं रहोगे आप तो, आपको राज्य की डेफिनेशन पता होगी ना। तो जब आपने यही इंपॉर्टेंट चीज को ट्रांसफर कर दी, तो उनको पता है कि जब विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार ये सब आ गया, तो कोई बात नहीं है, राज्य तो पूरा आया ही हुआ है। अब है तीसरी प्रॉब्लम जिसकी हमने बात की थी, भाषा वाली, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन होना था। अब पुनर्गठन क्यों होना था, आपने देखा था रियासत कैसे इधर उधर इधर उधर ऐसे फैली हुई थी, तो अब कैसे कहाँ क्या किया जाए, तो भाई एक बाउंड्री तो ड्रॉ करनी थी। पहले क्या था, कुछ बाउंड्रीज जो है ड्रॉ करी भी थी, तो किसने की थी, अंग्रेजों ने की थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी सुविधा के लिए ड्रॉ किया हुआ था, बट अब नए सिरे से चीजें करनी थी, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी भाषा वाली। तो क्या हुआ था गाइस, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा ना, वो भाषा के आधार पर होगा। देखो, ये 1920 की बात है, और हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन कांग्रेस ने इस अधिवेशन में नागपुर अधिवेशन में क्या था, ये प्रॉमिस कर दिया कि जब आजाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, ठीक है, ये बोल दिया। अब इसके बाद में देखा कि आजाद हो गए, सारी रियासतें मिल गई, अब इतनी सारी भाषा है भारत के अंदर, तो कितने छोटे छोटे हम राज्य बनाएंगे, ये क्या करेंगे, तो उन्हें लगा कि ये तो करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लोगों ने भी विरोध किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो ये चीज इन्होंने फिर इससे क्या किया था, विड्रॉल कर लिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए। लेकिन तभी क्या हुआ, जो मद्रास है ना गाइस, पुराना मद्रास है, पुराने मद्रास में क्या होता है, देखो आज का कुछ तमिलनाडु का पार्ट भी है इसमें, कुछ आंध्रा का पार्ट है इसमें, ठीक है, कुछ इसमें केरल और कर्नाटक का हिस्सा भी आता था। अब यहाँ पे क्या था, एक आंदोलन हुआ कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे ना, वहां पर आंदोलन होने लग गया। आंदोलन क्या हुआ कि जो तेलुगु भाषी लोग जहाँ रहते हैं, उस रीजन को मिला के एक आप वो दूसरा एक राज्य बनाइए, उसको बोलिए, उसको आंध्र प्रदेश बोलेंगे, यानी कि आंध्र प्रदेश की मांग जो है उठने लगी। अब ये भाषा के आधार पर बनाने की मांग चल रही थी, भाषा के आधार पर मतलब कि जितने तेलुगु भाषी लोग हैं जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसको क्या बना दो, आंध्र प्रदेश आप बना दीजिए, है ना। और जितनी भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां थी ना, वो क्या थी, मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, यानी कि आप मद्रास को तोड़ के जब आप इसको डिवाइड करोगे या आप इसकी सीमाएं निर्धारित करोगे, तो कैसे करो, भाषा के आधार पर करो। कि जैसे मान चलो, ये एग्जाम्पल लेके चलिए, इस साइड यदि तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, तो आप इसको आंध्र प्रदेश बना दो, ठीक है। इधर मान के चलो गुजराती लोग बोलने वाले, तो इसको गुजरात बना दो। इधर यदि मराठी बोलने वाले हैं, तो उसको आप महाराष्ट्र बना दो। इस टाइप से आप भाषा के आधार पर डिवाइड कर दो। बट अब केंद्र सरकार बहुत ही ज्यादा डिलेमा में थी, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ऐसे कर रही थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आंदोलन को बहुत ही ज्यादा उग्र कर दिया। और एक इनके नेता थे, गांधीवादी जो थे, इनका नाम था पोटी श्री रामुलु, ठीक है, पोटी श्री रामुलु इनका नाम था। और ये बैठ गए कहाँ, भूख हड़ताल पर, ठीक है। और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, यानी कि जब तक आप आंध्र प्रदेश नहीं बनाओगे, वो भी कैसा, भाषा के आधार पर,
कौन सी भाषा, तेलुगु भाषी लोगों को मिला के आप आंध्रा नहीं बनाओगे जब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और 56 दिनों बाद दुर्भाग्य से क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु जैसी हुई ना, तो क्या हुआ, जगह जगह हिंसक घटनाएं हो गई। लोग एकदम दंगे फसाद पे उतर आए थे बहुत ही बुरे तरीके से। ठीक है, पुलिस फायरिंग में एक लोग घायल हो गए, क्योंकि देखो अब लोग बेकाबू होंगे तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी, इसमें लोग मारे गए, घायल हुए। लेकिन सरकार को, और क्या हुआ, देखो मद्रास विधायिका में लोग थे, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया सारे के, मतलब हर कोई चाहता था मद्रास में रहने वाला व्यक्ति, आम जनता, पॉलिटिकल पार्टीज की तेलुगु भाषी बना दो आंध्रा, आंध्रा को, यानी कि आंध्र प्रदेश बना लीजिए तेलुगु भाषी लोगों से। आखिरकार क्या हुआ, 1952 के दिसंबर में ये मांग माननी पड़ी और आंध्र प्रदेश बन गया, एपी बन गया। कब, 1952 के दिसंबर में। ठीक है, मानना पड़ी, अब इतना इशू होगा तो। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज भी हुई इससे। इससे ये हुआ कि पता चला कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ हर किसी की बात को रखा जाता है, सुना जाता है, माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में जो उत्तरी भारत के लोग थे, वो जहाँ नेता ज्यादा थे तो हिंदी ही बस चले, नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, उनकी इच्छा है, तो उन्होंने ये कर दिया। बट इसके लिए अब उनको प्रॉब्लम ये थी कि कहीं अब बार बार ये चीजें ना हो जाएं, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक आयोग बनाया, है ना, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसको ये बताना था कि आप हमें बताइए कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएं कि ना बनाएं। ठीक है, तो एक मिनट ना, हाँ, तो 1953 में ही क्या हुआ, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, आयोग बनाना पड़ा, तो अब उसने अपनी सिफारिश दी, तो इसने क्या बोला कि ठीक है, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ की बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने बोला भाई, जो आप राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करेंगे, है ना, तो उसका आधार होना चाहिए भाषा। इसके बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, कब हुआ था ये, 1956 में हुआ। इसके आधार पर 14 राज्य बनी और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश बने, तो ये 14 और 6 बने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में तो वही है कि देखो, इससे पता चला कि देश लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाता है और इतनी विविधता के बाद भी एकता है ना। फिर उसके बाद में देखिए 1960 में क्या हुआ, एक जन आंदोलन के बाद में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए, है ना। किससे बनाए गए थे ये बम्बई राज्य से बनाए जाएंगे। ठीक है, तत्कालीन जो था बम्बई राज्य, उससे बनाए गए, बम्बई राज्य के रूप में किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र बने और गुजरात बने। गुजरात में गुजराती लोग थे, महाराष्ट्र में मराठी लोग थे। फिर उसके बाद में पंजाब में हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी दो समुदाय थे। तो देखिए, पंजाबी भाषी अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम 1956 में तो उनकी बात मानी नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद यानी कि 1966 में तो पंजाबी जो बोलने वाले लोग थे उनके लिए बना पंजाब, है ना। और इसके बाद में अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी उससे बनाए गए। फिर 1972 में क्या हुआ, पूर्वोत्तर में ये चीजें हुई, तो 1972 में मेघालय बनाया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में आए। लेकिन देखिए, सबसे पहले कौन सा अस्तित्व में आ गया, तो कौन सा राज्य, नागालैंड, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले जो राज्य बना वो नागालैंड हो जाएगा। 1963 में बन गया था ये। अब ये तो चलो भाषा के आधार पर हो गए कि भाषा देखी हमने वहाँ की, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जो कि क्षेत्रीय संस्कृति के कारण और विकास के मामलों में ऐसे उनमें असंतुलन हो गया था, यानी कि पिछड़ रहे थे। जैसे कि एक ये बड़ा स्टेट है, जैसे कि अपना एमपी था। ठीक है, ये अपना एमपी था, ये, और यहाँ पे क्या था, छत्तीसगढ़ था। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को शिकायत रहती थी कि हमारा तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, हम तो डेवलपमेंट पीछे रह रहे हैं, एमपी इस साइड का डेवलपमेंट बस हो जाता है। तो इन चीज़ों डेवलपमेंट को लेकर, क्षेत्रीय संस्कृति को लेकर भी जो राज्य बने, तो उसमें राज्य कौन कौन से थे, तो उसमें छत्तीसगढ़ था, जो कि हमारे एमपी से अलग होकर बना था। कब बना था, 2000 में। उसके बाद में उत्तराखंड और झारखंड, ये सब बने 2000 में। फिर लास्ट बना 2 जून 2014 को, क्या, तेलंगाना।
तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, आप इसको जानते हैं। लेकिन अभी भी देखिए अलग अलग राज्यों की मांग मतलब उठ रही है अलग बनाने के लिए। महाराष्ट्र में विदर्भ बनाने की और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनाने की मांग उठती है। ऐसे पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही मांग उठती रहती है। और क्या पता फ्यूचर में ये अलग राज्यों से अलग होकर एक आध कोई राज्य बन भी जाए। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और आप कमेंट करें।